हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं क्लास 12th के एक सेकेंड इतिहास का सेकंड चैप्टर, ठीक है, जो कि है राजा, किसान और नगर। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बात करेंगे इस पे। सेकंड चैप्टर है जो कि इतिहास के। पहला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बोल रहा है कि अशोक के अभिलेख को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था, ईयर अगर पूछे तो क्या बताएंगे? 1837 ईस्वी में इसके बारे में इन्होंने जानकारी हासिल किए थे। इसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। यानी कि अशोक के जो है लिपियों में ये क्या बोलते हैं, अभिलेखों में दो प्रकार के लिपियों का प्रयोग किया गया था। एक खरोष्टी लिपि भी हुआ करते थे, ठीक है, और खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों को ये पढ़ने में जो है किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सफलता हासिल किया था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? पहला ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा क्या आपका? ये ऑप्शन आपका सही है, रेड कलर किया हुआ। कौन? अजात शत्रु। फोर्थ कौन है? अशोक। वैसे तो जो है लॉर्ड डलहौजी ने भी अपनाया था, लेकिन इसमें क्या पूछा कि किस राजा ने, सर्वप्रथम किस राजा ने जो है, अगर वाइस राय पूछे तो लॉर्ड डलहौजी है, लेकिन इस चैप्टर से संबंधित अगर फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम पूछे तो किसका काम था? ये अजात शत्रु का था। और ये कहाँ के राजा थे? मगध के राजा हुआ करते थे। अजात शत्रु जो थे वो मगध के राजा हुआ करते थे। और इसका जो था विरोधी कौन थे? लिच्छवी, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था? फूट डालकर आक्रमण करने का काम किया था। इसलिए जो है सबसे पहले माना जाता है कि अजात शत्रु ने ही जो है शत्रुओं पर क्या करता था? फूट डाल करके जो है विजय प्राप्त करने की कोशिश करता था। आपस में दोनों विरोधियों को आपस में दो गुटों में क्या करना? तोड़ने की कोशिश करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा गांधार कला किस कला से प्रभावित है? तो इसका आपका जो है सही उत्तर क्या हो जाएंगे? यूनान कला। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही उत्तर है, जो इंडो ग्रीक भी होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी का जब भी नाम पूछा जाए तो कौन हुआ करता था? राजुक हुआ करता था। अच्छा, मौर्य काल यानी कि मौर्य काल किससे संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से। और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बोल रहा है राजुका का उल्लेख कहाँ? ये भी अगर पूछे कि ये जो है राजुक का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो अशोक के अभिलेख में इसकी जानकारी मिलते हैं। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? राजुक था। कहाँ से जानकारी मिलता? अशोक के अभिलेख से मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फन किस धातु का सिक्का था? फन जो होता था वो किस धातु का सिक्का था? क्या वो तांबे का था, या फिर सोना का था, या फिर चांदी का था, या फिर लोहा का था? तो ये किसका धातु हुआ करता था? फन जो हुआ करता था वो चांदी का हुआ करता था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी सही उत्तर है, जो कि मौर्य काल से संबंधित ये सिक्का है फन। उसका उल्लेख जो है एक आपका जो है क्या कहते हैं, कौटिल्य का लिखा हुआ पुस्तक है। क्या? अर्थशास्त्र। कौटिल्य का एक और ही नाम है जिसको आप चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा है अर्थशास्त्र, तो उसमें इसकी जानकारी मिलता है। किसका? ये फन धातु के रूप में जो चांदी का प्रयोग किया जाता है उसमें इसकी क्या होती है? जानकारियाँ मिलती है। तो फन किस धातु का बना हुआ है? तो चांदी का, ठीक। किस धातु का सिक्का था? चांदी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? बोल रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने क्या कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, या फिर अशोक हुआ करते थे, या फिर रुद्रदामन हुआ करते थे, या फिर समुद्रगुप्त हुआ करते थे। सुदर्शन झील का जो अपने खर्चे से मरम्मत कराया था किसने? रुद्रदामन प्रथम हुआ करता था। अगर यहाँ पे ऑप्शन में प्रथम रहे तो यही होगा। कौन? रुद्रदामन प्रथम। चलिए देखते हैं सुदर्शन झील के बारे में क्या जानकारियाँ दिया गया है। सुदर्शन झील का निर्माण मूल रूप से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने गुजरात के गिरनार क्षेत्र में कराया था। कहाँ पे कराया था? गिरनार में, ठीक है, जो सिंचाई और जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण परियोजना थी। इसके बाद में जो है रुद्रदामन प्रथम और अशोक ने भी, और स्कंदगुप्त जैसे शासकों ने इसकी मरम्मत करवाई। तीनों ने कराया था। अशोक ने भी कराया था, रुद्रदामन प्रथम ने भी कराया था, और स्कंदगुप्त ने भी कराया था। लेकिन अपने खर्चे से जो कराया था कौन सी राजा ने किया था? रुद्रदामन प्रथम ने। अगर पूछे सुदर्शन झील के मरम्मत अपने खर्चे से किसने कराया है,
तो किसने कराया है? रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, किसने कराया? रुद्रदामन प्रथम, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और किसने बनाया था? पुष्पगुप्त वेशी, किसके आदेश पर? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किसका स्थापना किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, जो कि बहुत एक शक्तिशाली साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी पर किया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे? उदयन ने किया था। अच्छा, कौन सा नदी पे किया था? इन्होंने 3 नदियों के संगम पर किया था। कौन कौन? जहाँ पे गंगा, जब कोई 2 नदियाँ मिलते हैं तो उसको आप संगम कहते हैं, ये बात आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे 3 नदियाँ मिला था, सोन भी मिला था, पुनपुन भी मिला था। चौथा ऑप्शन आपका क्या है? डी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बोल रहा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था, जो पहले राजगिरी थी। और इन्होंने बोल रहा कि नगर गंगा, सोन, पुनपुन नदियों त्रिवेणी संगम के पास स्थित था और बाद में मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया था? बिना बजाता हुआ सिक्का जो है किसने जारी किया था? क्या वो समुद्रगुप्त ने किया था, या फिर अशोक ने किया था, या फिर कनिष्क ने किया था, या फिर बिंबिसार ने किया था? तो बिना बजाते हुए जो है सबसे महान शासक जो गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे, कौन? समुद्रगुप्त ने इसको दिखाया था। बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने। आपका पहला ऑप्शन क्या है? सही है, बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये पहले भी जिक्र किए थे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही उत्तर हो जाएंगे। चलो देखते हैं। बोल रहा चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने लगभग कितना 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य साम्राज्य का नींव कब रखा गया? 322 ईस्वी में। और किसको हराया था? धनानंद को। धनानंद किस वंश का शासक था? नंद वंश का ये अंतिम शासक था धनानंद, जिसको इन्होंने हराया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व, याद रखना ये BC है, ठीक है, ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर पश्चिम में भारत के प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? वैसे जो है अशोक के अभिलेखों में मूल रूप से देखें तो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि दोनों का प्रयोग किया गया, लेकिन ये पूछा गया दिशा पूछा, क्या पूछा कि उत्तर पश्चिम भारत में, कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में जो है किस लिपि का प्रयोग किया गया था? खरोष्टी लिपि का। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग माना जाता है? खरोष्टी लिपि का। चलिए देखें इसका डिस्क्रिप्शन जो है क्या, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दिया गया है। और उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के अभिलेखों का मुख्य रूप से खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। हालांकि इसी क्षेत्र में कुछ अभिलेख जैसे गंधार है, या फिर ग्रीक और या फिर आरामी लिपियों और भाषाओं का भी प्रयोग हुआ, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में ब्राह्मी लिपियों का भी प्रयोग होता था। यानी कि जो है कुछ कहीं पे ग्रीक भी देखने को मिलता है, आरामी भी देखने को मिलता है, ब्राह्मी भी देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर पश्चिम में किसका देखने को मिलता है? मुख्य रूप से खरोष्टी लिपि। किसके अभिलेखों में? अशोक के अभिलेखों में। ठीक है। अच्छा, अशोक को एक और नाम से जाना जाता है, देवताओं का प्रिय इसको भी कहा जाता था, जिसको प्रिय दर्शनी भी कहा गया है, फिर देवताओं का प्रिय भी कहा गया है। ये भी याद रखेंगे अशोक के बारे में, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या फिर समुद्रगुप्त। नहीं, मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। किसने? बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बिंबिसार को ही दिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 544 ईसा पूर्व में, ये बात भी ध्यान रखना, ईसा पूर्व में इसे एक शक्तिशाली के रूप में स्थापित किया था। मगध का स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। कब किया था? 544 ईसा पूर्व में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? पहला ऑप्शन दिया है 326 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। दूसरा है 323 से 298 ईसा पूर्व तक। 305 से 281, 340 से 320 ईसा पूर्व। आपका सही उत्तर हो जाएंगे 323 से 300, माफ़ी चाहता हूँ, 298 ईसा पूर्व। कुछ कुछ बुकों में जो है आपका कई ऑप्शन ये भी देखने को मिलेगा 300 जो है
22 ईसा पूर्व से 397 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा, या फिर जो है 323 से 98 मिलेंगे। जो भी रहे ऑप्शन में आप देख लेना। बोल रहा है मुख्य बात इसके शासनकाल जो है 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व, लगभग कितने 25 वर्ष उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और भारत के बड़े हिस्से पर तक शासन का अधीन किया। लगभग 25 वर्ष तक शासन किया था। उनके जो है आपके सहायक हुआ करते थे वो कौटिल्य थे, जिनको आप चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद उन्होंने जो है विस्तार बोल रहा है कहाँ पे किया, कलिंग और दक्षिण के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग पूरे भारत पर अपना नियंत्रण किया था। राजधानी पाटलिपुत्र था, जिसको वर्तमान में पटना कहते थे। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि जो है मुख्य रूप से किस सम्राट ने ग्रहण किया था। वैसे तो कई सम्राट ने ग्रहण किया था, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना था, विशाखा दत्त का। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस किसका रचना था, विशाखा दत्त के। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य का अभी देखें हम लोग को कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो पहला शासक भी कौन होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ही होंगे। कब किए हैं, 322 ईसा पूर्व में स्थापना। मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब किया है, 322 ईसा पूर्व में। ये ईस्वी भी याद रखना थोड़ा जरूरी होता है। नेक्स्ट है किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया था। तो भूमि अनुदान प्रथा किसने प्रारंभ किया था, कुषाणों ने। कुषाणों ने नहीं किया था, सातवाहनों ने। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही उत्तर हो जाएंगे। भूमि अनुदान प्रथा किसने प्रारंभ किया था, सातवाहनों ने प्रारंभ किया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है आपका। वेदों की संख्या कितने हैं। वेदों की संख्या कितना, वेदों की संख्या मुख्य रूप से 4 है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, सही उत्तर है। और कौन कौन 4 वेद है भाई, आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद हैं। अगला क्वेश्चन आपका है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। बोल रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है भारतीय शासक को, यानी कि इसको समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध, अवंती, कौशल, गंधार। सबसे शक्तिशाली कौन था, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, क्योंकि सबसे बड़ा भी यही था मगध और सबसे शक्तिशाली भी कौन था, मगध ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। बोल रहा है किस शिलालेख में, ठीक है, यानी कि अभिलेख भी कभी कभार इसका बोला जाता है। तो अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बोलता है कि जो है कलिंग विजय के बाद ही अशोक ने क्या किया था, लड़ाई लड़ना बंद कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ। तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, 48 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में। आपका जो है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे, सी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोल रहे धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। तो धम्म के बारे में जब भी पूछा जाए तो धम्म महापात्रों का नियुक्त किसने किया था। धम्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए मुख्य रूप से वो ज़्यादातर क्या होंगे, अशोक ही न होंगे। इसका मतलब क्वेश्चन फिर भी देख लेना। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था, किसने नियुक्त किया था, अशोक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही उत्तर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जान ही रहा है कौन सा वंश का शासक था, मौर्य वंश का। अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। यहाँ पे दिया हुआ अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और उनके दादा का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि मौर्य वंश का स्थापना भी किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। तो चंद्रगुप्त बेटे कौन हुआ, बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन हुआ, अशोक। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, अशोक किस वंश का शासक था। तो किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही उत्तर है।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? यूँ कहें, भारतीय बोल रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है मौर्य काल, दूसरा गुप्त काल, तीसरा अंग्रेजों का काल, चौथा है मुगल काल। सबसे स्वर्ण काल गुप्त काल को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि गुप्त अंग्रेजों का काल में तो बहुत लूट खसोट हुआ। मौर्य काल भी अच्छा उतना नहीं माना जाता, मुगल काल भी मुसलमानों ने कहाँ भारत को छोड़ा है, ठीक है। और गुप्त काल, क्योंकि इस काल में ये भी कहा जाता है कि इसी का दौरान जो है कला का ज़्यादा विकास हुआ, विज्ञान का ज़्यादा विकास हुआ, हाँ, साहित्य का ज़्यादा विकास हुआ। इन सब चीज़ों का विकास किस में हुआ? गुप्त काल में ही हुआ था। इसलिए जो है स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, फिर भी मतलब ये सी ही है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी सही है। नेक्स्ट है, राजन तरने के लेखक कौन थे? राजन तरने के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? सही उत्तर है। राजन तरने के लेखक कौन थे? कल्हन हुआ करते थे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? एलोरा में कैलाश मंदिर किसने निर्मित कराया था? इसमें बोल रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश, ओ वंश पूछ रहा है, ठीक है, तो किस राजवंश ने? राजपूत राजवंश ने कराया था, ठीक है। किस वंश ने? राजपूत राजवंश ने। अगर राजा पूछे तो किसने? कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा में कैलाश मंदिर। ये भी पूछ सकता है कि कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये एलोरा में स्थित है। इसका निर्माण कौन सा राजा कराया था? राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। कौन सा वंश से संबंधित रखते थे? तो राष्ट्रकूट से संबंधित रखते थे। और कब कराया था? तो 8वीं शताब्दी में। कब कराया था? 8वीं शताब्दी में, ठीक। सारे चीज देखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त जान ही रहे हैं किसको माना जाता है? नेपोलियन को। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हैंडसांग किसके दरबार में भारत आया था? हैंडसांग जो है किसके दरबार में भारत आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय, फोर्थ ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन। तो हैंडसांग किसके दरबार में भारत आया था, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। माफी, थोड़ा मैं कुछ कर रहा था। हैंडसंग किसके दरबार में भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की है? तो इंडिका की रचना किसने किया है? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? सही उत्तर है। इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने। ये रचना से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो गुप्त काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? फाहियान। फाहियान कैसे यात्री थे? चीनी यात्री। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की कृति क्या है? यानी कि कौटिल्य निम्नलिखित में से कौन सा बुक को लिखा? क्या मेघदूत, क्या अर्थशास्त्र, या मालविकाग्निपुत्र, या ऋतुसंहार? नहीं, कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र। अच्छा, कौटिल्य को एक और नाम से जाने जाते हैं। कौन सा नाम से? इस नाम से जाने जाते हैं, नहीं, चाणक्य के नाम से, ठीक। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख आपका किससे संबंधित है? किससे संबंधित? रुद्र दामन से, स्कंदगुप्त से, विजय सेन से? नहीं, खारवेल। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी
सही उत्तर हो जाएंगे। हाथी गुफा किस अभिलेख से संबंधित है? खारवेल अभिलेख से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख मुख्य रूप से कलिंग के महान शासक खारवेल से संबंधित है, जो उनकी जीवन, सैन्य विजयों, प्रशासन और जैन धर्म के प्रति उनकी आस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है और उदयगिरी गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में अंकित है। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है किससे संबंधित है? खारवेल से। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? ठीक है, अशोक के अभिलेखों में जो है कहीं पे 4 दिया जाता है, कहीं पे 5 भी दिया जाता है, लेकिन जो है अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से जो है अशोक, इसमें आप कहीं पे 4 भी दिया है, कहीं पे 5 भी दिया हुआ। ठीक है, इसको अच्छा हम बता देंगे अगले वीडियो में कभी। मुझे जहाँ तक लगता है कि अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसंग किस देश के यात्री थे? तो वेनसंग किस देश के यात्री थे? क्या यूनान के यात्री थे, इटली के यात्री थे, चीन के यात्री थे, मोरक्को के यात्री थे? तो वेनसंग कहाँ के यात्री थे आपको बताना है। क्या पहला ऑप्शन क्या दिया है? यूनान, दूसरा ऑप्शन दिया है इटली, तीसरा चीन, चौथा मोरक्को। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे शायद ये क्वेश्चन है। चीन का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे? सी। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत का आरंभ किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया है अशोक, दूसरा दिया है स्कंदगुप्त, तीसरा दिया है कनिष्क, फोर्थ दिया है हर्षवर्धन। शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे? सी सही उत्तर हो जाएंगे। कब किया था? 78 ईस्वी में किया था। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन दिया है मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त वंश के बारे में, या फिर कुषाण के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर सातवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? से उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र से मुख्य रूप से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा दिया होती है, क्योंकि यह ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार और प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, जिसमें मौर्य काल के शासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और समाज का विस्तृत वर्णन है। नेक्स्ट है, बिंबसार का संबंध किससे है? ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिंबसार का संबंध किससे है? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन यही सही है। क्या बिंबसार किससे संबंधित है? हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन और है, जैसे कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? राजा अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। याद रखना ये वाला बात, कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, और देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता? अशोक को ही जाना जाता। देवनाम प्रियदर्शी के रूप में किसको जाना जाता है? अशोक के रूप को ही जाना जाता है। अच्छा, जनपद, एक और बात में पूछा जा सकता है कि जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जनपद का अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।